नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज का अपना नया चैप्टर रहने वाला है और चैप्टर का नाम रहने वाला है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था तापमिति वाले चैप्टर के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और फ़ारेनहाइट में बदलने का, तीनों को आपस में एक्सचेंज करने का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वह फॉर्मूला ही था। उसी से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल हमने डिस्कस की थी, एक तो था आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान तापमान देता है। यह भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज का अपना चैप्टर रहने वाला है ऊष्मागतिकी। क्या रहने वाला है? ऊष्मागतिकी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि ऊष्मा के सुचालक कौन से होते हैं, कुचालक क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऊष्मा के सुचालक, एक पॉइंट तो आपका ये रहने वाला है। दूसरा आपका रहने वाला है ऊष्मा के कुचालक। पहले ऊष्मा के सुचालक की अगर हम बात करें कि ऊष्मा के सुचालक कौन से पदार्थ होते हैं, कुचालक कौन से पदार्थ होते हैं, तो दोस्तों आपको नाम से स्पष्ट हो रहेंगे सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। इसके अलावा एक और आता है जिसे कहते हैं अचालक। क्या बोलते हैं? अचालक या ऊष्मारोधी। तीसरा क्या है? इसे अचालक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अचालक या ऊष्मारोधी भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे हमने तो छोटी क्लासों के में 3 पढ़े थे, एक तो ऊष्मा का सुचालक होता है, एक कुचालक होता है और एक अर्धचालक होता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सा अर्धचालक है। वो आपका दो नाम तो आपको मिल रहे हैं कि ऊष्मा के सुचालक और ऊष्मा के कुचालक। ये दो नाम तो आपने पढ़े थे, लेकिन ये नाम आपने नहीं पढ़ा था अचालक या ऊष्मारोधी, और आपने तो इसकी जगह नाम पढ़ा था अर्धचालक। तो इसके सही नाम अब आपको समझ में आने वाले हैं कि क्या इसका सही नाम है। सबसे पहले हम बात करें कि ऊष्मा के सुचालक कौन से पदार्थ होते हैं, तो ऊष्मा के सुचालक वे पदार्थ, नाम से स्पष्ट हो रहा है सुचालक यानी कि जो चालन को स्पष्ट करते हैं, यानी कि जो चालन किसी ऊष्मा का सुचालन हो रहा है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, तो उसके चालन में कोई बाधा नहीं डाले, यानी कि ऊष्मा के चालन में कोई बाधा नहीं डाले, वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसी प्रकार ये नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। तो बात करें कि ऊष्मा के सुचालक कौन से होते हैं, तो वे पदार्थ जो ऊष्मा का प्रवाह शीघ्रता या सरलता पूर्वक करते हैं। क्या करते हैं? सरलता पूर्वक करते हैं, ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी धातुएं होती है, क्या एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल हो गया जितनी भी धातुएं होती है, बात करें एल्यूमिनियम हो गया, सब कुछ आपकी धातुएं जितनी भी होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि शीघ्रता से या सरलता पूर्वक ऊष्मा का प्रवाह उन पदार्थों से होता रहता है। तो वे पदार्थ जो ऊष्मा का प्रवाह सरलता पूर्वक करते हैं उन्हें ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। और दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो धातुएं आपकी सभी ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं आपकी क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके अलावा बात करें अधातु में अब्रक भी ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या? अब्रक, अब्रक भी ऊष्मा की सुचालक होती है। कल की क्लास में हमने चालक के बारे में डिस्कस किया था, ऊष्मा का चालन कैसे होता है। अब हम बात करें ऊष्मा के कुचालक कौन से पदार्थ होते हैं, तो आपने जो अर्धचालक पढ़ा था छोटी क्लासों में वो ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? उसे ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। क्या? वे पदार्थ जो ऊष्मा का प्रवाह सरलता पूर्वक
सरलता पूर्वक नहीं करते। इसमें क्या है, ऊष्मा का प्रवाह सरलता पूर्वक कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऊष्मा का प्रवाह तो करते हैं, यानी कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने तो देते हैं, लेकिन सरलता पूर्वक नहीं जाने देते। क्या, सरलता पूर्वक नहीं जाने देते, जाने तो देते लेकिन सरलता पूर्वक नहीं जाने देते। इन्हें ऊष्मा के कुचालक बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल की दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल जितनी भी आपकी अधातुएं होती है, नाम आपको एक का भी याद नहीं रखना, आपको याद रखना है सुचालक में धातुएं आती है, कुचालक में आपकी अधातुएं आती है, ये दो ही नाम आपको याद रखना है। एक इसके अलावा इसमें याद रखना है अभ्रक, अभ्रक ऊष्मा का सुचालक होता है। कुचालक की बात करें तो वे पदार्थ जो ऊष्मा का प्रवाह सरलता पूर्वक नहीं करते हैं, उन्हें ऊष्मा के कुचालक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुचालक बोला जाता है। इसके अलावा भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें क्या हो सकते हैं, तो इसके अलावा एग्जाम्पल आपका द्रव्य हो सकता है, गैस पदार्थ हो सकते हैं, ये भी आपके ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला तीसरा अपना क्या है, ऊष्मारोधी। क्या है, ऊष्मारोधी। तो वे पदार्थ जो ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होने देते, ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होने देते। वे पदार्थ जो ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होने देते, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें अचालक या ऊष्मारोधी बोला जाता है। जबकि कुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जो ऊष्मा का प्रवाह सरलता पूर्वक नहीं होने देते, इनसे ऊष्मा का प्रवाह तो होता है लेकिन सरलता पूर्वक नहीं होता है। दूसरी कंडीशन में होता है, जैसे तापमान, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उससे ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है, इस प्रकार की इसमें कंडीशन बनती है। तो आपको याद क्या रखना है, ऊष्मा के कुचालक कौन से होते हैं, सुचालक कौन से होते हैं, और अचालक ऊष्मारोधी कौन से होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्बेस्टोस हो गया। क्या हो गया, एस्बेस्टोस इसका एग्जाम्पल हो गया। यह आपका हो गया अचालक या ऊष्मारोधी। अब आपको क्या याद रखना है, इनमें सीधा सा आपको डिफरेंस याद रखना है। डिफरेंस क्या हुआ, ऊष्मा के सुचालक कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो ऊष्मा का प्रवाह सरलता पूर्वक होने देते हैं, यानी कि जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का प्रवाह सरलता पूर्वक हो जाता है उन्हें ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। कुचालक की दोस्तों बात करें तो वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का प्रवाह सरलता पूर्वक नहीं होता, यानी कि इनसे भी ऊष्मा का प्रवाह तो होता है लेकिन सरलता पूर्वक नहीं होता, इन्हें ऊष्मा के कुचालक बोला जाता है। जबकि अचालक या ऊष्मारोधी की बात करें तो जिनसे ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, क्या होता है, जिनसे ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, उन्हें ऊष्मा के अचालक या ऊष्मारोधी बोला जाता है। यहां पर नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, रोधी नाम आ गया तो ये विरोधी है। क्या है, ये विरोधी है ऊष्मा का, और इससे बिल्कुल भी प्रवाह नहीं हो सकता, इसे ऊष्मा का अचालक या ऊष्मारोधी कहते हैं। जबकि आपने पहले क्या पढ़ा था, एक तो सुचालक पढ़ा था, एक कुचालक पढ़ा था, इसके अलावा आपने एक अर्धचालक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इसके अलावा आपने एक अर्धचालक पढ़ा था। अर्धचालक क्या होता था, अर्धचालक कुचालक का कार्य करता था, और ये कुचालक क्या है, इसे ऊष्मारोधी बोलते हैं। यह आपने पहले पढ़ भी लिया था। अब हम बात करेंगे ऊष्मापारीय की। ऊष्मापारीय क्या होता है, यही आपका ऊष्मापारीय होता है। बात करेंगे ऊष्मापारीय क्या होता है, ये भी आपके दो नाम है। बात करें ऊष्मापारीय क्या है, एक और होता है इसके अलावा आपका ऊष्मापारीय के साथ में क्या होता है, ऊष्मा अपारीय। क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, ऊष्मापारीय और दूसरा आपका होता है ऊष्मा अपारीय। अब ये भी नाम से स्पष्ट हो रहे कि ऊष्मापारीय क्या होता है, ऊष्मा अपारीय क्या होता है। पार यानी एक धातु से दूसरी में चली जाना,
और अपार्य यानी एक से दूसरी में स्थानांतरण ना होना, यह आपका क्या हो गया, उष्मा अपार्य हो गया। यह भी दोनों इसी प्रकार है जो भी हमने आपको पढ़ाए थे, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों की तरह आपका उष्मा अपार्य है और इसी प्रकार आपका उष्मा अपार्य है। उष्मा अपार्य की बात करें कि उष्मा अपार्य क्या है और उष्मा अपार्य क्या है, तो उष्मा अपार्य क्या होता है, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। डिफरेंस नजर यह आता है आपको कि वे पदार्थ जो बिना गर्म हुए उष्मा का प्रवाह होने देते, वे पदार्थ जो बिना गर्म हुए उष्मा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें उष्मा अपार्य कहते हैं। और अपार्य इसका विपरीत लिख लो, जो गर्म हो जाते हैं, खुद गर्म हो जाते हैं और उष्मा का प्रवाह नहीं होने देते, उन्हें उष्मा अपार्य बोला जाता है। दोनों नाम से स्पष्ट है कि उष्मा अपार्य क्या होता है। मान लीजिए कि ये दो पदार्थ हैं, इसमें उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन बीच में वायुमंडल है या आपकी जो नलिका है, ये क्या होती है, खुद गर्म हो जाती है। क्या होती है, खुद गर्म हो जाती है। खुद गर्म हो जाती है तो इसमें उष्मा नहीं जाएगी, और अगर इसमें उष्मा नहीं जाएगी तो इन्हें क्या बोला जाता है, उष्मा अपार्य बोला जाता है। और अगर ये खुद गर्म न होकर के सीधी उष्मा इसी में जाने दे तो यह आपका क्या हो गया, उष्मा अपार्य हो गया। यह आपको इतना याद रखना है, उष्मा अपार्य क्या होता है, उष्मा अपार्य क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। क्या डिस्कस करेंगे, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। पिछली क्लास में हमने उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम डिस्कस किया था, तो शून्यवां नियम तो आपको बिल्कुल याद होगा कि शून्यवां नियम क्या था। क्या था शून्यवां नियम, शून्यवां नियम को हमने चित्र के माध्यम से भी डिस्कस किया था। किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से हमने आपको बताया था ना, तीन पदार्थ लिए थे हमने, ये इसके साथ में समय में है और ये इसके साथ में समय में, ये बी था, ये सी था, ये आपका ए था। क्या था, ए और बी दोनों साम्य में है और बी और सी दोनों साम्य में है, तो ए और सी भी दोनों साम्य में होंगे। यही तो लिया था कल एग्जाम्पल, यही उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम है। अब हम बात करेंगे आज उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। क्या डिस्कस करेंगे, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। उष्मा गतिकी के प्रथम नियम की अगर हम बात करें कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम से एक आपका सूत्र भी निकल करके आता है और वो सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यह आपका सूत्र है। क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो यह है, अभी हमने आपको बताया था कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा जाती है तो कुछ कार्य, तो मान लीजिए किसी पदार्थ में जा रही तो बाह्य कार्य करने में, कोई ना कोई बाह्य कार्य करने में ऊर्जा व्यय कर देगा कुछ तो, और कुछ क्या होगा, वो अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर लेगा। डीयू यहां पर क्या है, डीयू यहां पर है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। क्या है, डीयू आपकी है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और आंतरिक ऊर्जा में कुछ ना कुछ वृद्धि कर लेगा। और डीडब्ल्यू क्या है, डीडब्ल्यू आपका है कुछ ना कुछ बाह्य कार्य करता है। क्या करता है, कुछ ना कुछ बाह्य कार्य करता है। तो आपका क्या हो गया, डीक्यू तो ऊष्मा दी जाती है, तो डीक्यू क्या है, ग्रहण की गई ऊष्मा। डीक्यू ग्रहण की गई
उष्मा। डी यू की बात करें कि डी यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। और डी डब्ल्यू की बात करें कि डी डब्ल्यू क्या है, तो डी डब्ल्यू कुछ ना कुछ बाह्य कार्य करने। किसी पदार्थ को जब ऊष्मा दी जाती है तो डी क्यू क्या है, डी क्यू तो उस पदार्थ के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, डी यू है वो कुछ ना कुछ अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर लेता है, और डी डब्ल्यू क्या है, वो बाह्य कार्य करता है। यानी कि मान लीजिए किसी पदार्थ को आपने 10 जूल ऊष्मा दी, तो उसे ऊष्मा ग्रहण करने के लिए 3 जूल कार्य करना पड़ेगा। उसे ऊष्मा ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जूल कार्य करना पड़ेगा। और अगर उसे 3 जूल कार्य करना पड़ेगा तो बाकी की ऊष्मा कहां पर गई, यानी कि बाकी की जो 7 जूल ऊष्मा बच गई वो कहां पर गई, तो 7 जूल ऊष्मा आपकी कहां पर जाएगी, 7 जूल ऊष्मा वो अपनी आंतरिक ऊर्जा में कुछ ना कुछ वृद्धि कर लेगा। क्या कर लेगा, 7 जूल से वो अपनी आंतरिक ऊर्जा में कुछ ना कुछ वृद्धि कर लेगा। तो आपको क्या लिखना है, यहां पर डी क्यू ग्रहण की गई ऊष्मा है 10 जूल, डी यू क्या है, डी डब्ल्यू क्या है, 3 जूल उसको कार्य करना पड़ा, तो ये आपका डी डब्ल्यू हो गया, ये आपका डी क्यू हो गया। तो आपको क्या लिखना है, 10 बराबर, अब आपको ज्ञात इसमें यह करना है कि बाकी की ऊष्मा कहां पर गई, तो बाकी की ऊष्मा इसने अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर ली, तो यहां पर डी यू आ गया प्लस 3 जूल इसने कर लिया, तो डी यू बराबर क्या हो गया, 7 जूल, यानी कि इसने 7 जूल की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर ली। यही आपका ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। आपको भाषा इसकी बिल्कुल याद नहीं रखनी है। क्या याद नहीं रखनी है, भाषा याद नहीं रखनी है, क्योंकि भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको याद यही रखना है कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, क्योंकि दोस्तों इससे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्या पूछ सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी डब्ल्यू होता है बाह्य कार्य करना, बाह्य कार्य करने में जितना भी कार्य करने में ऊर्जा व्यय हुई वो डी डब्ल्यू है। डी यू आपकी क्या है, डी यू आपकी आंतरिक ऊर्जा है। और डी क्यू की बात करें तो डी क्यू क्या है, डी क्यू आपकी ग्रहण की गई ऊष्मा है। डी क्यू क्या है, ग्रहण की गई ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या हुआ, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम हुआ डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हम बात करेंगे ऊष्मा इंजन के बारे में। किसके बारे में, ऊष्मा इंजन क्या है, हीट इंजन। ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी अब निकल करके आएगी। हीट इंजन क्या है, ऊष्मा इंजन, हीट इंजन। ऊष्मा इंजन क्या है, ऊष्मा इंजन क्या है, किसी ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में बदलने की क्षमता। ऊर्जा को कार्य में बदलने की क्षमता। हालांकि हमने कार्य के बारे में आपको पहले भी बताया था कि कार्य क्या होता है, वर्क, पावर और एनर्जी वाले चैप्टर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। जितनी भी ऊर्जा उसको कार्य में बदलना, यही आपका हीट इंजन का कार्य है। अब इसके दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है सिंक, क्या होता है, एक तो आपका सिंक होता है, और एक आपका होता है उच्च ताप। क्या होता है, एक तो होता है सिंक, सिंक के ताप को तो क्या बोला जाता है, सिंक के ताप को बोला जाता है निम्न ताप। एक होता है उच्च ताप, उच्च ताप वाले को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ऊष्मा स्रोत। चलो इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, यहां पर तो आपको लिखना है ऊष्मा स्रोत, यहां पर आपको लिखना है सिंक। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्या याद रखनी है,
याद ये रखनी है कि ऊष्मा स्रोत के ताप को T1 लेना है और सिंक के ताप को आपको T2 लेना है। ये हमेशा यही लेना है कि ऊष्मा स्रोत के ताप को T1 और सिंक के ताप को क्या लेना है, T2 लेना है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये T1 और T2 पर निर्भर है पूरा सवाल। क्या है? T1 और T2 पर निर्भर है पूरा सवाल। अब बात करें कि T1 क्या है और T2 क्या है, तो T1 तो आपका उच्च ताप है, T2 क्या है, T2 आपका निम्न ताप है। अब आपको इससे भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, समझ में आपको अब आएगा कि T1 के पास में इतना ताप है, आपको ताप देना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, T1 से T2 को ताप देना है, तो T1 के पास में इतना ताप है, इतना ताप है कि चाहे आप कितना भी ताप इससे ले लो, इसके पास में कभी ताप कम नहीं होता। क्या नहीं होता? कितना ही ले लो आप, जितना लेना चाहते हैं उतना ले लो, लेकिन इसके पास में ताप कम नहीं होता, इतना ताप है T1 के पास में। T2 क्या है? T2 का निम्न ताप है, निम्न ताप है मतलब ये ठंडा है और ये ग्रहण करता है बार बार, तो ग्रहण करता है, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, निम्न ताप के बारे में याद रखना है कि इसको कितना ही ताप दे दो आप, क्या इसको आप कितना ही ताप दे दो, ये कभी गर्म नहीं होता। यानी कि निम्न ताप, इसको आप जितना ताप देना चाहते हैं उतना दे दो, लेकिन ये कभी गर्म नहीं होता। बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वायुमंडल। वायुमंडल को आप जितना ताप देना चाहते हो उतना दे दो, कितना दोगे वायुमंडल को ताप, लेकिन गर्म नहीं होता। ये आपका हो गया सिंक है ये, और ये भट्ठी मान सकते हैं आप, कोई भी क्या मान सकते हैं, कोई भट्ठी मान सकते हैं, जिसके पास में इतना ताप है, चाहे आप जितना लेना चाहते हैं उतना ले लो, लेकिन कभी कम नहीं होता उष्मा स्रोत के पास में ताप। और सिंक इतना कम ताप है इसके पास में, ये बेचारा गरीब आदमी है कोई, इसके पास में इतना कम ताप है कि इसको आप जितना देना चाहते हो उतना दे दो, लेकिन कभी भी ताप ज्यादा नहीं होता इसका, देने वाला थक जाएगा लेकिन इसके पास में ताप कम नहीं होगा। यह आपका क्या हो गया, वायुमंडल निम्न ताप हो गया। अब क्या होता है, उष्मा इंजन है, इस इंजन की दक्षता निकालते हैं। जैसे कार्नो इंजन आपने सुना होगा, कार्नो इंजन क्या होता है, कार्नो इंजन एक सोडी नामक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने कार्नो इंजन बनाया था। और कार्नो इंजन क्या होता है, कार्नो इंजन होता है उसमें आप मान लीजिए 50 लीटर तेल डालोगे, तो वो 50 लीटर में से 1 ग्राम भी वेस्ट नहीं जाने देगा, पूरा का पूरा तेल यूज करेगा, और यूज करेगा वो कार्य करने में या आगे बढ़ने में क्षमता में कार्य यूज करेगा, यानी कि 1% भी वो व्यर्थ नहीं जाने देता, वो आपका कार्नो इंजन है। और ये आपका असंभव इंजन है, यानी कि व्यवहार में ऐसा इंजन कभी लाइफ में बन ही नहीं सकता। क्या होता? नहीं बन ही सकता। ये आपका कार्नो इंजन है, तो इसकी एक दक्षता निकालते हैं। आप सोच रहे T1 और T2 का क्या मतलब है, तो T1 और T2 से हम दक्षता निकालते हैं कि कार्नो इंजन हो या फिर उष्मा इंजन हो, इसकी दक्षता कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसकी दक्षता ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, ईटा बराबर T1 माइनस T2 बटा T1। यह आपकी दक्षता निकालने का सूत्र हो गया। आपसे पूछ सकता है, T1 दे सकता है, T2 अगला आपको दे देगा। चलो इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, आपको T1 दे देगा और T2 दे देगा। T1 माइनस T2 बटा T1। ये कार्नो इंजन हो या फिर उष्मा इंजन हो, दोनों की दक्षता निकालने का सूत्र क्या है, T1 माइनस T2 बटा T1। अब आप इसमें मान रख सकते हैं। अगला आपको क्वेश्चन में क्या देगा कि किसी इंजन का उच्च ताप है या स्रोत का ताप है, वो है, क्वेश्चन दिया कि स्रोत का ताप है, स्रोत का ताप क्या है
100 है। सिंक का ताप क्या है? सिंक का ताप 2 ही है। क्या है? सिंक का ताप 2 ही है। तो इंजन की दक्षता ज्ञात करो। किसी इंजन में स्रोत का ताप 100 है और सिंक का ताप 2 ही है, तो इस इंजन की दक्षता ज्ञात करो। तो इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? ईटा बराबर T1 माइनस T2 बटा T1। और अब आपको इसमें पता लगाना है कि T1 कौन सा है और T2 कौन सा है, इसीलिए मैंने आपको T1 और T2 बताया था। T1 क्या है? T1 उच्च ताप है, तो स्रोत का ताप ज्यादा है 100, तो स्रोत का ताप ज्यादा है, तो ये तो आपका T1 हो गया। क्या हो गया? और यह आपका क्या हो गया? ये आपका T2 हो गया। तो अब तो आप मान रख सकते हैं, मान रख सकते हैं। क्या हो गया? 100 माइनस 2 बटा 100। यह आपकी इस इंजन की दक्षता हो गई, इसे आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब कार्नो इंजन की अगर हम बात करें तो इसी प्रकार कार्नो इंजन की निकालनी है, लेकिन इसके बारे में एक याद रखना है। कार्नो इंजन के बारे में, कार्नो इंजन क्या है? कार्नो इंजन एक असंभव इंजन है। व्यवहार में ऐसा इंजन कभी बनाया ही नहीं जा सकता। क्या है? व्यवहार में ऐसा इंजन कभी बनाया ही नहीं जा सकता। अभी हमने आपको ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, प्रथम नियम पढ़ाया था। प्रथम नियम क्या बताया था हमने? प्रथम नियम हमने आपको बताया था dq बराबर du प्लस dw, यही बताया था प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का। अब कार्नो इंजन क्या कहता है? कार्नो इंजन यह कहता है कि किसी पदार्थ से आपने dq ऊष्मा ग्रहण की, वही नियम बता रहा हूं वापस, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। किसी पदार्थ से आपने dq ऊष्मा ग्रहण की और जितनी ऊष्मा ग्रहण की वो पूरी कार्य में लगा दी आपने। मान लीजिए आपने 10 जूल ऊष्मा ग्रहण की और 10 ही आपने कार्य में लगा दी, 10 जूल ही आपने कार्य करने में लगा दी, तो यहां पर du क्या हो गया? du तो 0 हो गया। यही आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है और कार्नो इंजन के अनुसार है। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि 10 जूल अगर आपने ऊष्मा लगाई, ऊष्मा ग्रहण की और पूरी की पूरी ऊष्मा आपने कार्य करने में व्यस्त कर दी, तो बाकी बची हुई ऊष्मा यानी कि आपका du क्या होगा? तो du 0 होगा। और यह आपका कार्नो इंजन में ही संभव है, दूसरे इंजन में ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी इंजन ऐसे भी हैं जो कि ऊष्मा ग्रहण करते हैं। क्या है? ऊष्मा ग्रहण करते हैं। अब आप बात करोगे कि डीजल इंजन की दक्षता कितनी होती है, भाप इंजन की दक्षता कितनी होती है। पहले बात करें भाप इंजन की। भाप इंजन की दक्षता कितनी होती है? तो भाप इंजन की दक्षता होती है 10 से 17%। भाप इंजन की दक्षता इतनी होती है, 10% से लेकर 17% तक भाप इंजन की दक्षता होती है। यानी कि भाप इंजन 10% से 17% तक ही काम में लेता है ऊर्जा, बाकी तो बाह्य कार्य करने में अपनी खुद की, मतलब खुद की एनर्जी में लगा देता है। तो भाप इंजन की दक्षता कितनी हो गई? भाप इंजन की दक्षता हो गई 10 से 17%। भाप इंजन की दक्षता अगर 10 से 17% हो गई तो पेट्रोल इंजन की दक्षता क्या होगी? पेट्रोल इंजन की बात करें कि पेट्रोल इंजन की दक्षता कितनी होती है, तो पेट्रोल इंजन की दक्षता 30 से 40%। कितनी होती है? पेट्रोल इंजन की दक्षता होती है 30 से 40%। और डीजल इंजन की अगर हम बात करें, किसकी? डीजल इंजन, डीजल इंजन की दक्षता होती है 50 से 60%। कितनी होती है? डीजल इंजन की दक्षता होती है 50 से 60%। भाप इंजन की दक्षता होती है 10 से 17%। पेट्रोल इंजन की दक्षता होती है 30 से 40%। अब बात करें कार्नो इंजन, अभी हम पढ़ रहे थे, तो कार्नो इंजन की दक्षता कितनी होती है? कार्नो इंजन की अगर हम बात करें तो कार्नो इंजन की दक्षता होती है 100%। इसीलिए तो यह संभव नहीं है।
व्यवहार में आदर्श चीज तो संभव ही नहीं है। क्या है? इस व्यवहार में आदर्श चीज तो संभव ही नहीं है, यानी कि कोई भी 100% नहीं हो सकता, कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती। यानी कि कार्नो इंजन की दक्षता, सोडी वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने तो बता दी कि 100% होती है, हालांकि उन्होंने इंजन बनाया नहीं था। उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि ऐसा भी संभव हो सकता है, लेकिन है नहीं ऐसा संभव। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि आपने 100 जूल ऊष्मा उसको दी, 99.99 वो कार्य करने में व्यस्त कर रहा है, लेकिन फिर भी 0.01% तो वो क्या कर रहा है, अपनी खुद की ऊर्जा में लगा रहा है। और ये खुद पे जो लगा रहा है ना, इसीलिए कार्नो इंजन संभव नहीं है। क्या है? इसीलिए कार्नो इंजन संभव नहीं है। ये आपका सोडी वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बताया था कार्नो इंजन के बारे में। किसके बारे में बताया था? कार्नो इंजन के बारे में बताया था। और ये कार्नो इंजन इसलिए आजकल व्यवहार में संभव नहीं है, और हो भी नहीं सकता ऐसा इंजन संभव जिसकी दक्षता 100% हो। तो यह आपका था उष्मा गतिकी वाला चैप्टर। इसमें मेन आपका उष्मा गतिकी का प्रथम नियम ये रहा। क्या है? dq बराबर du प्लस dw। इसी पर टिका हुआ है पूरा चैप्टर। इससे पहले हमने आपको बताया था, वो प्रक्रम के बारे में बताया था हमने पिछली क्लास में कि समतापीय प्रक्रम क्या होता है, समदाबीय प्रक्रम क्या होता है, वो भी इसी से रिलेटेड आपके पीवी बराबर एनआरटी से हमने आपको बताया था। आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट आपका dq बराबर du प्लस dw है। हालांकि इनसे क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ये तो आपके व्यवहार की चीजें है, दिमाग की चीज है कि भाप इंजन की दक्षता 10 से 17% होती है, जो कि आजकल बंद होने को है। पहले इससे आपकी ट्रेनें चलती थी, लेकिन आजकल ट्रेनें भी इलेक्ट्रिक हो गई है। पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन की दक्षता 30 से 40% होती है, और डीजल इंजन की दक्षता होती है वो होती है 50 से 60% होती है डीजल इंजन की दक्षता। इसके अलावा बात करें तो आपका कार्नो इंजन है। कार्नो इंजन क्या आपसे पूछ सकता है, कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है? अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे कार्नो इंजन की दक्षता कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? कार्नो इंजन की दक्षता 100% होती है, इसीलिए व्यवहार में संभव नहीं है ऐसा इंजन। और आपको यह याद रखना है dq बराबर du प्लस dw आपका उष्मा गतिकी का प्रथम नियम हो गया। तो अपना चैप्टर उष्मा गतिकी वाला यहीं पर कंप्लीट होता है। क्या होता है? यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नई क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि अगली क्लास में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, तरंग गति वाला। कौन सा? तरंग गति वाला चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपका ध्वनि चैप्टर आएगा। तो कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे उष्मा गतिकी। तब तक के लिए अलविदा।